हाँ जी करेक्ट। जैन एवरीवन, जैन करेक्ट, जैन वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दूं। बच्चा वॉइस वीडियो क्लियर आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? दिखाई दे रहा हूँ? जैन एवरीवन, जैन जैन वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। आवाज क्लियरली आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ? सुनाई दे रहा हूँ? जैन एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो, देन शुरुआत करते हैं सेशन की। आज के इंपॉर्टेंट सेशन है, हाँ जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज अपन क्या ज्यादा बात कर नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। अपन मतलब आज हम लोग बोरिंग फीचर्स के बारे में बात करेंगे। क्या चीजें दूसरी कंट्री से हम लोगों ने बोरो करी है, हम कुछ सेलियंट फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो एक बार कंफर्म कर दो, मेरी वॉइस वीडियो क्लियर है? आवाज क्लियरली आ रही, दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? जय हिंद एवरीवन, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। वॉइस वीडियो क्लियर है बच्चा? आवाज क्लियर है? पहले बता दो मुझे, आवाज क्लियरली आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? हाँ जी, जय हिंद, जय हिंद। वॉइस वीडियो क्लियर है? ओके ओके, हाँ ओके ग्रेट। चलो आवाज क्लियर, हाँ आवाज क्लियर आनी चाहिए, बाकी चीजें ठीक है। वॉइस शुड बी क्लियर। सारा खेल आवाज का ही है ना। हाँ ओके। हाँ जी, वॉइस क्लियर है, आवाज क्लियर आ रही है? ओके चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो देखो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, आज कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम टेलिंग इट, की वेरी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है वो समझ में आ जाएगा। पहली बात अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे किस कंट्री से अपन ने क्या बोरो किया। बोरो करने का मतलब किस कंट्री से आपने क्या उधार लिया है, अपन वो पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, मतलब कुछ हमारे संविधान के अंदर ना अनूठी विशेषताएं, कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है अपने संविधान के अंदर, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी बड़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आती है, एग्जाम में आती है। एक दो सवाल यहाँ से बन सकता है। मतलब ये मान के चलिएगा कि यहाँ से तकरीबन 2 से 3 सवाल बनने के चांसेस रहेंगे, कि 2 सवाल 3 सवाल इस लेक्चर से बन सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम में सवाल आते हैं, सवाल पूछा जाना लाजमी है, सवाल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इन सवालों को ध्यान रखिएगा। चलो स्टार्ट करें। अच्छा बैकलॉग खत्म करके लाइव क्लास है, चलो बहुत बढ़िया। बैकलॉग खत्म कर लिया। अच्छा एक सवाल का जवाब मुझे दो, बोरिंग का मतलब क्या होता है? भारत के संविधान के बोरिंग फीचर्स आए। दिस इज अ ग्रुप, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द एसएसबी। कल इमेज दी थी मैंने एसएसबी के लिए, आज ग्रुप ओपन करूंगा मैं। इमेज के अंदर क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करना है, आई हैव टोल्ड यू, मैं बताऊंगा भी सही, वापस से एक बार बता दूंगा क्या क्या ऑब्जर्व करना है, एक बार देख लीजिएगा। बोरिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बोरिंग फीचर्स? बोरिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज बोरो करना, हाँ जी उधार लेना है ना, और एक्चुअली उधार लेना, इसका सीधा मतलब होता है बोरो करने का कि उधार लेना। उधार लिए गए फीचर्स, भारत के संविधान में कुछ फीचर्स उधार लिए गए। उधार लेने का मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत क्लियरली सीधी सी भाषा में समझाता हूँ। तुमको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि अपने संविधान को बनाने में ना 64 लाख रुपीज खर्चा हुए थे, याद इस बारे में? 64 लाख रुपीज भारत के संविधान को बनाने में खर्चा कर दिए हमने। 64 लाख रुपीज हमने खर्चा करे। अब ये पैसा खर्चा कहाँ पे हो गया? मतलब खाने पीने पे नहीं होता। देखो क्या होता है, भारत के ना कई सारे लोग, हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेश गए थे। विदेश जा जाके क्या करा इन्होंने कि दुनिया के जितने भी संविधान है उनको पढ़ा। जैसे कोई अमेरिका गया, अमेरिका के संविधान को पढ़ा, कोई कनाडा चला गया, वहां के संविधानों को पढ़ा, स्टडी करी कि वहां पर क्या चीजें चलती, कैसे चलती है। और इन कंट्रीज के संविधानों को देखने के बाद उन कंट्रीज के संविधान में जो भी बहुत बेहतरीन चीज थी ना, जैसे एग्जाम्पल की बात करें कि फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका के अंदर फंडामेंटल राइट्स बहुत बढ़िया थे, तो अपन ने क्या करा, अमेरिका से कॉन्सेप्ट ले लिया कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। हमने देखा दुनिया के अंदर की जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर क्या एकल नागरिकता का प्रावधान वहां पर है, वहां से अपन वो चीज लेकर आ गए। तो दुनिया की जितनी भी कंट्रीज थी, वहां पर जाके उनके संविधानों के अंदर जो भी बेस्ट चीज थी, जो भी बेहतरीन चीज वहां के संविधान के अंदर थी, कोई भी चीज जो दुनिया के उस कंट्री के संविधान में सबसे बढ़िया थी, उसको हमने क्या करा, अपनी कंट्री के संविधान के अंदर लेकर उसको बोरो कर लिया। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, हमने क्या करा, उसको अपनी कंट्री के संविधान में अपन लेकर आ गए और हम लोगों ने उसको बोरो कर लिया। बोरो करने का मतलब क्या होता है, उसको उधार हम लोगों ने ले लिया। और यही फीचर्स आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस कंट्री से हमने क्या बोरो करा, कहां से क्या चीजें बोरो करी। याद रखिएगा, क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ जी क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी क्लियर है, ओके है ना। तो ये याद रखिएगा, आज अपन उन्हीं बोरिंग फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं कि उधार के फीचर्स क्या है, भारत के संविधान के उधार के फीचर्स क्या क्या है, कौन सी कंट्री से क्या बोरो करा, क्या नहीं। देखो उसको लाइट की लग रही है सर, लाइट, अरे भाई पढ़ाई कर ले। लाइट क्या करना, पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ाई करना जरूरी है, लाइट से क्या करना तुमको, पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है ना। उसको लग रहा है सर लाइट तेज हो गई, यार भैया जो लिखा हुआ वो दिख रहा है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये चीज याद रखिएगा। उसको लाइट देखना है, उसको लाइट की वजह से लाइट बहुत बढ़ गया है। अरे भैया शादी की फोटोग्राफ नहीं खिंचा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यू आर नॉट इन वेडिंग और जहां पर शादी के पिक्स और ये चीज हम क्लिक कर रहे हैं। दिस इज द क्लास एंड यू नीड टू स्टडी हियर, यू आर हियर फॉर द स्टडी, नॉट फॉर द क्लिकिंग द पिक्चर्स। के भाई साहब लाइट सही, लाइट सही नहीं है, लाइट थोड़ा शुड बी क्लियर ना। वी आर नॉट हियर फॉर द फोटोग्राफिक क्लासेस। वी आर हियर फॉर लर्निंग समथिंग। तो उसको पढ़ो भाई, शादी ब्याह में नहीं, फोटोग्राफिक क्लासेस के अंदर आ गए हम लोग।
चलिए ठीक है, अब वो मेरे ऊपर नहीं होता यार, तुम लोग मेरे को लाइट का बोलते हो, लाइट मैं थोड़ी लगाता हूँ आगे, की प्रथमेश सर आते हैं और आने के बाद लाइट वाइट सेट करते हैं, देखते रहे हाथ में थोड़ा गोरा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, थोड़ा ग्लो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इट्स नॉट अप टू मी, वो की सेटिंग है यार कैमरेज की, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ चलिए, हाँ जी चलो स्टार्ट करें। हाँ चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू करते हैं। अब देखो, दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज से हमने बहुत सारी चीजें बोरो करी, बहुत सारी कंट्रीज से बहुत सारे फीचर्स हम लोगों ने बोरो करे। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, किस कंट्री से हमने क्या बोरो करा है। ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चा, क्या हम बोरो करने वाले, क्या पढ़ने वाले, किस कंट्री से हमने क्या बोरो करा। अब सवाल कैसे आते, सवाल बहुत सिंपल आएगा। सवाल कैसे आता है, आपने फंडामेंटल राइट्स कहां से बोरो करे, आपने जो पार्लियामेंट का सिस्टम है कि लोकसभा होती है अपने देश में, राज्यसभा होती है, कहां से बोरो करा, आपने हमारे देश के अंदर जो सिस्टम होता है डीपीएसपी का, वो कहां से बोरो करा। तो सीधे सवाल आते हैं कि किस कंट्री से आपने क्या बोरो करा है। ठीक है, सवाल बहुत डायरेक्टली आएगा। चार चीजें, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है भारत के संविधान में कहां से बोरो किया गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, चार ऑप्शन दे देंगे, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए, कनाडा और जर्मनी। आंसर क्या हो जाएगा, इट शुड बी द अमेरिका, अमेरिका से बोरो करा हमने। तो याद रखिएगा, सवाल ऐसे ही आते हैं, सवाल यहां पर डायरेक्टली आएंगे, बहुत घुमा फिरा के सवाल यहां पे नहीं आते। तो एक फायदा इस चैप्टर का कि सवाल यहां से इतने आसान आते हैं कि तुम एक्जैक्टली बना सकते हो सवाल को, एक्जैक्टली सवाल बन जाएगा तुम्हारा। अच्छा ये फीचर है, यहां से बोरो करा, एक्जैक्टली सवाल बन जाएगा। तो बहुत लोड नहीं लेना है, एक लेक्चर इंपॉर्टेंट है, सवाल आसान आते हैं, तो तुम्हारा फायदा ज्यादा इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए, पहली कंट्री जिससे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें बोरो करी है, दैट इज अमेरिका। अमेरिका से भारत के संविधान में हम लोगों ने क्या क्या बोरो करा। पहला सवाल ये आता है कि भैया, अमेरिका इज ग्रेट कंट्री, दुनिया की बहुत अच्छी कंट्री, ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि अमेरिका दुनिया की ग्रेटेस्ट कंट्री। अब है नहीं है वो अपन उसके बारे में आगे बात करेंगे, बट अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या बोरो करा, वॉट वी हैव बोरोड फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या बोरो किया गया। तो देखो, सबसे पहली जो चीज हम लोगों ने ली ना, ये सबसे ज्यादा बार एनडीए ने पूछी, सबसे ज्यादा बार, मतलब 3 बार ये सवाल पूछा है अभी तक, सबसे ज्यादा बार एनडीए ने चीज पूछी, दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स। को नोट कर लीजिएगा कि अमेरिका के संविधान से जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने भारत के संविधान के अंदर बोरो करा है, भारत के संविधान में जो कॉन्सेप्ट बोरो करा अमेरिका के संविधान से, सबसे पहले हम लोगों ने बोरो करा, दैट इज अ फंडामेंटल राइट्स। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कितने होते फंडामेंटल राइट्स, को बताएगा हमारे देश में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग। हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए, कितने फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे देश में, कितने फंडामेंटल राइट्स, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग राइट नाउ। कितने मौलिक अधिकार हमारे देश में, तुम्हारे पास मेरे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, कितने मौलिक अधिकार हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वी आर हैविंग राइट नाउ। कितने, 6। हाँ जी याद रखिएगा, देखो तुम्हारे और मेरे पास आज की तारीख में अपन बात करें तो अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आज 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पुराने पहले अपने पास ज्यादा थे, पहले 7 थे, आज अपने पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो देखो, इस जो कॉन्सेप्ट है ना फंडामेंटल राइट्स का, कि इस देश में जितने भी लोग रहते हैं उनके पास कुछ अधिकार होने चाहिए। जैसे हमारे देश में तुम्हारे और मेरे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तुम और मैं भारत के अंदर रह के घूम सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का, दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम दी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट लिया। दूसरी बात याद रखिएगा, दूसरा होता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होती है ये भी नोट कीजिएगा, प्रियम्बल भी हमने अमेरिका से लिया। प्रियम्बल क्या होता है, इसको हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। आपने सुना होगा, तुम्हारी एनसीईआरटी की किताबों के फ्रंट पेज में आपने देखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, एक पूरी प्रस्तावना लिखी होती है। प्रियम्बल जो है ना, अपने संविधान का इंट्रोडक्शन है कि संविधान के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें हम अडॉप्ट करेंगे। पूरा लेक्चर है प्रियम्बल का, पूरा एक लेक्चर तुम्हारा प्रियम्बल का इसके बाद ही होने वाला है। तो अभी केवल ये याद रखिएगा कि जो प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट है वो हमने कहां से लिया, वो भी हमने अमेरिका से लिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिका। अमेरिका से हमने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया। प्रियम्बल समझते हो ना, प्रस्तावना, अभी समझ जाओगे, पूरा लेक्चर है आगे मैं बताऊंगा, बट अभी के लिए दिमाग में रखने के प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिका। तीसरी बात याद रखिएगा, इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट का मतलब क्या होता है, इंपीचमेंट का मतलब होता है, अगर हिंदी में बात करो तो उसको बोलते हैं महाभियोग। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति को निकालने की प्रोसेस है पूरी, कैसे भारत से राष्ट्रपति को रिमूव किया जाता है। मतलब कोई आदमी अगर राष्ट्रपति के पद के ऊपर है और वो गलत काम कर रहा है, संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, कुछ गलत चीजें वो कर रहा है, कैसे उनको रिमूव किया जाएगा, जो प्रोसेस है राष्ट्रपति को रिमूव करने का, उसको इंपीचमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है महाभियोग। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि जो इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है,
भारत के राष्ट्रपति को रिमूव करने की जो प्रोसेस है जिसको हम इम्पीचमेंट कहते हैं, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से बोरो करी। प्लीज नोट इट डाउन। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति को रिमूव करने की प्रक्रिया। इम्पीचमेंट का मतलब क्या होता है? रिमूव करने का प्रोसेस, द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति को रिमूव करने की प्रक्रिया भी आपने कहां से ली? आपने अमेरिका के संविधान से ली। कैसे रिमूव किया जाएगा? बहुत डिफिकल्ट है, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे अपन जब राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे तो। बट अभी के लिए केवल इतना याद रखिए कि प्रोसेस हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिए। दैट प्रोसेस वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब क्या होता है? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार के कहने पर काम करती है? यस और नो, थोड़ा सोच के बताना। कि हमारे देश में बहुत हार्ड है बेटा, राष्ट्रपति को रिमूव करने का प्रोसेस बहुत मुश्किल है। हाँ जी, मेरा सवाल ये बच्चा, हमारे देश में क्या हमारी जो सरकारें हैं, हमारे जो लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, क्या वो सरकार के कहने पर काम करती है? यस और नो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सरकार के कहने पर काम करती है? यस और नो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सरकार के कहने पर काम करती सरकार के कहने पे काम नहीं करती। वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि अपने हिसाब से काम करती। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आते हैं, कई बार आपने देखा होगा सरकार के अगेंस्ट भी चले जाते हैं। कई बार सरकार के अगेंस्ट वो काम करती है ना, सरकार ने कुछ बोला, उनके अगेंस्ट फैसला दे दिया। तो बहुत बेसिक सी बात याद रखिएगा, ये जो इंडिपेंडेंसी है ना, कि हमारे देश में जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हमारे ऑनरेबल जो हाई कोर्ट है, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। जो इंडिपेंडेंसी है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने हिसाब से काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, ये चीज हमने अमेरिका के संविधान से ली। द इंडिपेंडेंसी हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, माफ कीजिएगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किसी के कहने पर काम नहीं करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के डिसीजन को माना उसके बाद ही कर लिया। ना ना ना, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो याद रखिएगा, ये चीज भी हम लोगों ने कहां से लिए? दैट थिंग ऑल्सो टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, सवाल पूछा गया। और लास्ट बट नॉट, एक और चीज यहां पर आती है, आप सब इस बारे में शायद जानते होंगे, हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं, बचपन से सिखाई तुमको ये बात कि हमारे देश में राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ये बात तो आपको बचपन से जानकारी होगी ना इस बारे में। हमारे देश में तीनों सेनाओं के प्रमुख हमारे राष्ट्रपति होते हैं। बात बचपन से सिखाई जाती है हमको, आपको, मुझे, हम सब ने बचपन से इस बारे में सुना है कि हमारे देश में तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख है तीनों सेनाओं के प्रमुख। ये चीज भी हमने कहां से ली? ये चीज भी आपने अमेरिका के संविधान से ली। चीजों को नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। तो नोट करना काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। दैट थिंग ऑल्सो टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बेसिक सी बात है। ये देखो, कुछ बेसिक चीजें ली आपने अमेरिका से, ये चीजें होती, ये चीजें, आप सब सारी चीजें अमेरिका के संविधान से आप ले रहे हैं। याद है? क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया? याद है? क्लियर है? याद है? क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? बेटा अभी बताया क्या आरव, मैंने जुडिशियल रिव्यू पढ़ाया मैंने अभी तक? अभी पढ़ाऊंगा ना, थोड़ा सब्र तो रख लो, पेशेंस तो रख लो। हाँ जी, हाँ जी, याद है? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? याद है? क्लियर है? सही बात है। सीडीएस की पोस्ट तो अभी आई है बेटा, पर फिर भी तीनों सेनाओं के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, सीडीएस से भी बड़े हैं वो। क्योंकि वॉर या पीस जब डिक्लेयर किया जाएगा, वो भारत के राष्ट्रपति के कहने पर किया जाता है, किसी और के कहने पर नहीं किया जाता है। और अब जितने ब्राइटनेस वाले बच्चे, मैं सबको ब्लॉक करवा दूंगा, लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूं। ये शौर्य 2 पॉइंट वाले हो क्या? बिकॉज मेरे को पता 1 पॉइंट वाले बच्चे ये सब नहीं करते। 1 पॉइंट वाले बच्चे ये सब नहीं करते, बिलीव मी, वो लोग नहीं करते हैं। मुझे उन पे भरोसा है। 2.0 में कुछ नमूने हैं ऐसे, 2.0 में, 1.0 में नहीं, 2.0 में कुछ नमूने हैं ऐसे, सारे नहीं, कुछ नमूने ऐसे हैं जिनको वो यही चीजें दिमाग में चलती है उनके। 1.0 वाले बच्चे ये सब हरकतें नहीं करते। मैच्योर है 1.0 वाले बच्चे, मेरे को पता है वो, मैं जानता हूं उनको। 2.0 में भी 90% बच्चा बहुत मैच्योर है मेरा, पर 10% जो है ना 2.0 के, वो उनका दिमाग ही नहीं चलता, इससे आगे सोच ही नहीं पाते वो। हाँ जी, यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ऑल क्लियर है? जैन बेटा, जैन। हाँ, मेरे को पता है ना, आई नहीं, देखो मेरे को समझ में आ जाता है, मैं दोनों क्लासेस के अंदर पढ़ाता हूँ। और मैं वो जो 10% बच्चा है उसका नाम भी मेरे को पता है कौन है। वो जो 10% है ना, मैं उनके नाम भी जानता हूँ। मैं बोलना नहीं चाहता, बट डोंट डू दैट थिंग। हाँ, मैच्योर बच्चा, 1.2 वाला बच्चा मैच्योर है, आई न्यू दैट, बहुत मैच्योर बच्चा है वो। उसको पता है अपने करियर को कैसे आगे ले जाना है। 2.0 में 90% बच्चा मैच्योर है। 2.0 का 90% बच्चा, वो 10% बच्चे हैं जैसे इनको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या लाइफ में, अभी भी उसी में पड़े। सर गोरा दिखना है, काला दिखना है, ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है,
सर आवाज में कमी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं समझ में आता। व्हाट दे आर फोकसिंग ना, वो पता नहीं किसी और चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ इनको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर क्या है। भाई लोगों समझ जाओ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट लाइफ में क्या है। ये जितने बच्चे तुम क्लास में देख रहे हो ये तुम्हारे कंपटीशन है, इतने ही है कंपटीशन वाले, इसके अलावा और दूसरे भी हैं, याद रखिएगा। ये तो केवल अपने डिफेंस वाला के बच्चे हैं ना, इसके अलावा देखो कितने सारे चैनल्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग चलती है, उन सबके बच्चों के साथ कंपटीशन। अपने मैच्योरिटी के लेवल को एक बार चेक कर लो कि मैं उस लायक हूं कि मैं वेपन को होल्ड कर पाऊं। मेरे को सरकार देगी वेपन अगर मेरे इस माइंडसेट के साथ मैं आगे जाता हूं तो थोड़ा सा याद रखो बच्चा, समझो इस चीज के बारे में। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने दिमाग पे काबू रखो, मेच्योरिटी जरूरी होती है, समझो इस चीज के बारे में, अदरवाइज चीजें बड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि एनडीए देने का चांस हर किसी को नहीं मिलता है। तुम्हारी एज एक बार खत्म है उसके बाद चांस नहीं मिलने वाला है, थोड़ा से आगे बढ़ना पड़ेगा अपने को, है ना। और मेरे को प्रॉब्लम क्या होता है, 10% बच्चा जो है ना वो 2.0 का है, 1.0 के बच्चे तो भैया है अच्छे, 2.0 के 90% बच्चे रिमार्केबल। मतलब 2.0 के अंदर जब मैं पढ़ाता हूँ मुझे क्वेश्चंस बहुत अच्छे सुनने को मिलते हैं बच्चों से, बहुत शांत बच्चा है वहां का, 90% की बात कर रहा हूँ, 10% वो है थोड़ा सा 2.2 के अंदर, आई डोंट नो क्यों है। और मेरे को सब फैकल्टीज बोलते कि सर वो कुछ बच्चे ऐसे हैं। समझ जाओ यार, आप लोग समझो इस चीज के बारे में, आपके लिए यहाँ पर फैकल्टीज आ रहे हैं और तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, इससे और किसी का टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है। अच्छा, इसके बाद हमने अमेरिका के संविधान से और क्या चीजें बात करी, देखो याद रखिएगा। इसके अलावा अच्छा एक पॉइंट और है अपने यहाँ पर, ये पॉइंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखना बच्चा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया। इसे कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। समझते हैं जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टेकन फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने ली है ना, दैट इज अ जुडिशियल रिव्यू। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, कोई जानता है? सुना इस पॉइंट के बारे में? जुडिशियल रिव्यू किसे कहा जाता है? इसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? न्यायिक समीक्षा। मैं बताता हूं क्या होता है, सुना मेरी बात। हमारे देश में पॉलिसी कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? हमारी पार्लियामेंट बनाती है ना। पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग बॉडी है, हमारी पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, ये मिलकर कानून बनाते हैं इस देश के अंदर। ये पता होगा ना, कानून कौन बनाता है अपने देश में? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा मिलकर, मतलब पार्लियामेंट अपने देश में कानून बनाती है। अब मान लो आज पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने कानून बिल पास करा और पार्लियामेंट ने कानून बना दिया कि आर्मी में, सुनिएगा मेरी बात, आर्मी में जो है वो केवल बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों जाएंगे, ठीक है। नेवी में सिर्फ बॉयज जा सकते हैं और एयरफोर्स में सिर्फ गर्ल जा सकती है। कानून बना दिया सरकार ने। हमें कानून सही है कि गलत है, मुझे एक बात बताओ। हमारे देश में जो कानून बनाने का अधिकार है, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, वो हमारी पार्लियामेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कानून नहीं बनाते हैं। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल देना कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कानून नहीं बनाता। नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कानून नहीं बनाते, वो कानून को फॉलो करवाते हैं। कानून बनाने का अधिकार, नए लॉस को बनाने का अधिकार केवल अपनी पार्लियामेंट के पास होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इनके पास होता है। अब मान लो सब ये कानून बना दिए कि आर्मी में दोनों ज्वाइन कर लेंगे, नेवी में केवल लड़के जाएंगे और एयरफोर्स में केवल लड़कियां जाएगी। इज इट राइट थिंग? ये गलत चीज है। गलत क्यों है? बिकॉज देखो यहां पर हमारे देश में, हमारे संविधान में एक चीज देकर रखी है, राइट टू इक्वलिटी, कि लड़का लड़की दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल। लड़का लड़की दोनों बराबर है, बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर है, तो दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। लड़का लड़की दोनों बराबर है, दोनों के साथ आप सेम व्यवहार करो, दोनों के साथ आप सेम व्यवहार करो। ये चीज है, ये राइट टू इक्वलिटी होता है कि लड़का लड़की दोनों बराबर, साहब दोनों के साथ सेम व्यवहार किया जाएगा। राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है। तो ऐसी कंडीशन में, हम मेरी बात सुना, मैंने ऐसा क्यों बताया, ऐसी कंडीशन में जब हमारी पार्लियामेंट कोई गलत कानून बना देती है ना, या हमारी पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना देती है या कोई ऐसा लॉ पास कर देती है जो कि संविधान के वायलेशन कर रहा है, संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, अगर हमारी पार्लियामेंट ने इस देश में कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो संविधान का वायलेशन कर रहा है, ध्यान से मेरी इस बात को सुनिएगा, अगर हमारी पार्लियामेंट ने, सुनना मेरी इस बात को बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, अगर हमारी पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा कानून बना दिया जो कि इस देश में संविधान का वायलेशन कर रहा है, संविधान के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमारे देश में हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे, अमान्य डिक्लेयर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा नहीं, ऐसा कोई कानून देश में नहीं बनाया जा सकता, भले ये कानून बना दिया पार्लियामेंट ने, पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो जजमेंट डिक्लेयर करेंगे और इसके द्वारा तुम्हारे इस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देंगे कि नहीं, ये कानून सही नहीं है। इतना पावर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास होता है। जी हाँ, पर कब होता है? अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत कानून बना दिया तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाती है इस देश के अंदर जो हमारे देश में संविधान के अगेंस्ट बात करता है,
लोकसभा राज्यसभा के द्वारा कानून बना दिया गया, बट संविधान के टोटली अगेंस्ट बात कर रहा है, संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास होता है। और जो पावर है ना इनका, कि किसी भी ऐसे कानून को गलत डिक्लेयर कर देना जो कि देश के संविधान को फॉलो नहीं करता है, इस पावर को कहा जाता है द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये याद रखिएगा, इसलिए इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा का पावर। अभी समझ में आ गया क्या होता है जुडिशियल रिव्यू? नाउ इट्स क्लियर, अभी समझ में आ गया किसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो देखो बेसिक सी चीज याद रखिएगा, मतलब भैया अगर हमारे देश में सरकार ने कोई कानून बना दिया ना अपने मन से, जो कि और वो कानून अगर संविधान को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको क्लियरली नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर लिया जा सकता है। क्लियरली संविधान के अगेंस्ट अगर वो कानून है, उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नल कर देगी कि नहीं ये कानून गलत है, संविधान के बाहर जाके बात कर रहा है। अब बच्चा बोल रहा है सर अग्निवीर, अग्निवीर संविधान के अगेंस्ट जाके बात नहीं कर रहा ना। अग्निवीर में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि अग्निवीर केवल लड़का बन सकता है, केवल लड़की बन सकती है। संविधान के अगेंस्ट जाके बात नहीं करता। अग्निवीर की स्कीम गलत है, ऑब्वियसली मैं खुद मानता हूं गलत है, पर वो संविधान के अगेंस्ट जाके बात नहीं कर रही बेटा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने इतना इंटरवेन किया नहीं उसको? बट अगर कोई कानून बना दिया जाए कि अग्निवीर में केवल और केवल लड़के जाएंगे, तब जाकर इंटरवेन किया जाएगा, फिर किया जा सकता है। तो ये बेसिक सी बात याद रखना बेटा ना। आई बात समझ में क्लियर हो गया? छोटी छोटी बातें इसको थोड़ी सी याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके बाद और हमने अमेरिका से क्या लिया? हमने लिया अमेरिका से कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव कैसे करते हैं। राष्ट्रपति को रिमूव करने के बारे में तो बात करी अपन ने, और अपन ने एक और चीज यहां पर ली कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज है उसको रिमूव कैसे किया जाए। बहुत मुश्किल प्रोसेस है, पढ़ेंगे अपन आगे, चिंता मत करना, आगे अपन पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो। बट कैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है इस देश के अंदर, कैसे हटा दिया जाएगा, ये भी चीज हम लोगों ने यहां से ली। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसेस आपने यहां से लिया। क्लियर हो गया बच्चा? समझ में आ गया? याद है? क्लियर है? उसके बाद एक चीज और याद रखिएगा, हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट नहीं होती, उपराष्ट्रपति, कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट देश के? ये पोस्ट भी अपन ने अमेरिका से ली। ये तो अभी तुम्हारे काम का नहीं, इसको छोड़ देना। अभी भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? Who is the current vice president of India? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी बताइए? जो पोस्ट है ना भारत के उपराष्ट्रपति की, ये भी हम लोगों ने अमेरिका से ली है। दैट पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द अमेरिकन। अमेरिका से ली हमने भारत के उपराष्ट्रपति की पोस्ट। बताइए उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? मुझे नाम बताओ उपराष्ट्रपति भारत के कौन है उपराष्ट्रपति? कितने बच्चों को उनका नाम पता है? कि हाँ साहब मेरे को पता है। याद है ना? हाँ जी, सीपी राधाकृष्णन जी। ग्रेट। देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता उनका नाम, एटलीस्ट आप लोग याद रखना कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो दैट इज अमेरिका। अब अमेरिका के बाद जो दूसरी कंट्री है जहां से हमने चीजें बोरो करी है, वो कौन सी कंट्री होगी देखना। अमेरिका के बाद जो दूसरी कंट्री है वो हमारी कंट्री काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये ब्रिटेन। ब्रिटेन से भी हमने बहुत सारी चीजें बोरो करी। देखो ब्रिटेन से बोरो क्यों की है ना, आप समझना, ब्रिटेन ने अपने ऊपर तकरीबन 200 से ज्यादा साल तक राज किया है, तो इनका प्रभाव अपने ऊपर ज्यादा पड़ा। अपने नेताओं ने इनसे बहुत कुछ सीखा है चीजें, इन्होंने हमारे ऊपर राज करा, कानून ही अपने ऊपर लागू करते थे। तो ब्रिटेन से भी हमने बहुत सारी चीजें बोरो करी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पता है चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा है तुम्हारी एनडीए की, ये पीवाई क्यू तुम्हारे एनडीए का। हमने ब्रिटेन से जो चीज सबसे ज्यादा बोरो करी है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट है, हाँ जी, इसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देश में पार्लियामेंट है, नोट करना काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कि इस देश में पार्लियामेंट होगी, ये चीज हमने ब्रिटेन से ली। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है पता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि हमारे देश में कोई भी कानून कौन बनाता है? मैंने बोला कि हमारे देश में जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? वो हमारी पार्लियामेंट के पास है। ऐसा नहीं होता कि राष्ट्रपति जी ने बोला कि आज से यदि कानून देश में लागू, ऐसा होता है क्या कि राष्ट्रपति जी ने बोला कि आज से कानून देश में लागू तो कानून देश में लागू है? नहीं, ये नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि आज से कानून देश के अंदर लागू तो कानून देश में लागू कर दिया जाता है। नहीं। आपने सुना होगा एक शब्द के बारे में, आपको पता है? बिल। बिल पास हो गया है, सुना आपने? एजुकेशन का बिल पास करा है, यूसीसी का बिल पास करना, यूडीसी बिल पास हो चुका। बिल का मतलब समझते हैं क्या होता है? देखो क्या होता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं कि इस देश में कानून लागू कैसे होता है, सुनना। क्या होता है, हमारे देश में किसी भी कानून को लागू करने के लिए ना बिल पास करना पड़ता है। बिल का मतलब क्या होता है?
बिल एक तरह का प्रपोजल है। जैसे मान लो सरकार एक नया बिल लेके आती, इस बिल में लिखा था कि भैया जितने भी लड़के हैं जिनका एनडी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, सुनना मेरी बात, जिनका एनडी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ मतलब इनका रिटर्न क्लियर हो गया था, इनका एसएसबी भी इनका क्लियर हो गया था, बट ये बेचारे लड़के मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आए, इनको यूपीएससी एग्जाम के अंदर 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा, लड़के या लड़की दोनों, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात है ना, कि जितने भी लड़के या लड़कियां जिनका एनडी एग्जामिनेशन का रिटर्न क्लियर हो गया था, जिनका एसएसबी क्लियर हो गया था, पर मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया, उनको आगे जो भी एग्जामिनेशन होगा यूपीएससी का, उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसके बाद सरकार ने बोला कि वो सारी लड़कियां जिन्होंने एनडीए रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया है, लड़कियां जितनी भी जिन्होंने एनडीए रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लिया है, उनको 5% का रिजर्वेशन दिया जाएगा पुलिस की एग्जामिनेशन के अंदर। और वो सारे लड़के साहब जिन्होंने एसएसबी क्लियर कर लिया था बट इनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, उनको 10% का आरक्षण तो दिया जाएगा, साथ ही साथ उनकी कुछ वैकेंसीज अलग से रखी जाएगी। सरकार ने बिल प्रपोज किया कि ऐसा होना चाहिए, सरकार ने प्रपोज किया, खुश मत हो, एग्जाम्पल बता रहा हूं कि सरकार ने प्रपोज किया कैसा होना चाहिए। अब बिल क्या, अब ऐसा थोड़ी होगी सरकार ने बिल प्रपोज किया और ये बिल आज से देश में लागू हो गया, ये पॉलिसी देश में लागू हो गई, नहीं ऐसा नहीं होता। ये बिल जाएगा पहले लोकसभा के अंदर, लोकसभा समझते हो ना, हाँ जी, सारे नेता बैठते हैं लोकसभा के अंदर, बताऊंगा डिटेल में आगे क्या होता है। लोकसभा के अंदर बिल जाएगा, उसके बाद इस बिल पे होगी वोटिंग, लोकसभा में इस बिल के ऊपर वोटिंग की जाएगी। मान लो लोकसभा के अंदर 500 लोग हैं, मान लो 500 में से 260 ने बोला कि इस बिल को लेकर हम सहमत है, और बाकी ने क्या बोला, नहीं इस बिल को लेकर हम सहमत नहीं, तो देखो बिल पास हो जाएगा। अब क्यों? बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पीपल क्या बोल रहे हैं, या इस बिल को पास हो जाना चाहिए, तो वोटिंग होगी, सब बिल लोकसभा से पास हो गया। उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर मान लो 600 लोग हैं, 600 में से 400 ने बोला कि हाँ साहब इस बिल को वोट किया, 400 ने इस बिल के फेवर के अंदर वोट किया, और 200 ने इस बिल के अगेंस्ट वोट किया। तो देखो यहां पर राज्यसभा से भी बिल पास हो जाएगा, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी बिल पास हो जाएगा। उसके बाद बिल जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद बिल भारत के राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी ने अगर इस बिल पे सिग्नेचर कर दी ना, अगर सिग्नेचर कर दी, तब ये बिल एक्ट बनके, तब ये बिल कानून बनके पूरे भारत के अंदर लागू होता है। ये अपना पार्लियामेंट का सिस्टम चलता है, ऐसी कोई बिल पास नहीं हो जाता है। पहले बिल जाएगा लोकसभा में, उसके बाद बिल जाएगा राज्यसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। राष्ट्रपति जी जब सिग्नेचर करेंगे उसके बाद जाकर बिल जो है वो फाइनली पास होता है और पूरे देश में एज ए कानून बन के लागू हो जाता है। चीज याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। अब तुम बोलोगे सर राष्ट्रपति जी ने साइन नहीं किए तो क्या होगा, सर यहां पर ये बिल पास नहीं हुआ तो क्या होगा, वो अपन पढ़ेंगे, समय आने दो, लेक्चर है आगे उसके भी, वो अपन तब पढ़ेंगे। बट याद रखना इस देश में किसी भी बिल को पास होने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मतलब अपने देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है भैया, पूरा लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, तो पूरा सिस्टम लेकर रखा है ना पार्लियामेंट का। ये हमने लिया ब्रिटेन से। अच्छा ब्रिटेन से ही क्यों लिया हमने? ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हमारे गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट होगी, ये हमने केवल ब्रिटेन से क्यों लिया, ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट क्यों किया, बताइए मुझे। ये ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट क्यों किया, बताइए, वाई ब्रिटेन? ये हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट क्यों किया? देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, पर मेरे को बताओ अभी इसको अपने ब्रिटेन से अडॉप्ट क्यों किया है? हमने इसको ब्रिटेन से अडॉप्ट क्यों किया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज है, बट व्हाई वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम। हाँ जी, कहाँ से ब्रिटेन से अडॉप्ट क्यों किया? देखो सीधी सी बात है, आप सब समझते हैं यार कि इतने साल राज किया इन लोगों ने हमारे ऊपर, बहुत टाइम तक राज किया। अब राज करने का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आ, चीजें नेगेटिव थी, ऑब्वियसली बहुत नेगेटिव रही, पर क्या होता है इनका जो सिस्टम है ना, इसको हमने बढ़िया तरीके से जान लिया था कि ये लोग कैसे बिल पास करते हैं, कैसे ये लोग कानून बनाते हैं। अब जब देश हमारा आजाद हुआ तो हमको लगा कि इनके सिस्टम को अगर हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया ना, तो इसको आगे ले जाने में हम लोग को थोड़ी आसानी होने वाली है, आसानी से सिस्टम को हम आगे ले जा सकते हैं, इसको प्रोसेस हम कर सकते हैं। दैट इज ओनली रीजन कि जो प्रोसेस हम लोगों ने लिया वो कहां से लिया, हमने ब्रिटेन से। नोट करना बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद होता है बायकर्मिज्म। बायकर्मिज्म का मतलब क्या होता है? दो हाउस का कॉन्सेप्ट। दो हाउस कौन से अपने देश में? दो हाउस कौन से अपने देश में? सीधी सी बात है, याद है दो हाउस है, एक अपनी होगी लोकसभा, दूसरी हमारी होती है राज्यसभा। तो जो दो हाउस का कॉन्सेप्ट है ना, जिसको बायकर्मिज्म कहा जाएगा, बाय मतलब होता है दो, ये दो हाउस का कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने कहां से लिया? हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट लिया है ब्रिटेन के संविधान से, याद रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू हाउस ऑल्सो टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक सी बात याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आई है
कि जो दो हाउस का कॉन्सेप्ट है कि साहब लोकसभा होती है एक राज्यसभा होती है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तीसरी बात, ये जो प्रोसेस बताई थी मैंने तुमको, बिल जाता है, बिल लोकसभा के अंदर पास होगा, फिर राज्यसभा के अंदर पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जी सिग्नेचर करेंगे, जब तब जाकर वो लॉ बनेगा, कानून बनेगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये भी हम लोगों ने ब्रिटेन से ली। द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, ये कानून बनाने की जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, की बिल पहले लोकसभा के अंदर जाएगा, फिर राज्यसभा के अंदर जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे। ये प्रोसेस भी हम लोगों ने कहां से लिए? प्रोसेस भी हम लोगों ने लिए ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद याद रखना, आप सबको पता है एक पोस्ट है स्पीकर की, स्पीकर की पोस्ट के बारे में आप जानते हैं? लोकसभा के अंदर स्पीकर है ओम बिरला जी। सुना है स्पीकर क्या होता है? जानते हैं? कितने बच्चों को पता है कि सर स्पीकर क्या होता है? किसे स्पीकर कहा जाता है? हाँ जी, किसे स्पीकर कहा जाता है? स्पीकर की पोस्ट के बारे में। अरे पानी कहाँ पी लूं, पानी ठंडा दे दिया, मैं ठंडा पानी पीता नहीं हूं भाई। हाँ जी, आज गर्मी ज्यादा हो रही, पानी ठंडा है यार, इसलिए इसलिए तो गला बैठ गया, पानी ठंडा दे दिया दीदी ने, है ना। अब दीदी यार अपन कुछ बोलते नहीं दीदी को, महिलाओं का सम्मान मैं हमेशा करता हूँ, तो मैं करता रहूंगा, है ना। तो दीदी ने पानी ठंडा ही ज्यादा दे दिया, तो मैं थोड़ा सा भी गला खराब हो रहा है, क्या करें। हम्म। हेड ऑफ द हाउस याद है ना, ओम बिरला जी। आप चुप बैठिए। हाँ बाप बोलिए श्रीमान, श्रीमान आप गलत बात कर रहे हैं, याद आ गया ना, तो वही चीज है। हाँ जी, लोकसभा को हैंडल करने वाले, जैसे तुम्हारे क्लास में तुम्हारा मॉनिटर नहीं होता, तुम्हारे मॉनिटर की बात तुम लोग सब मानते हो, सेम चीज लोकसभा के अंदर होती है। वो लोकसभा के मॉनिटर हैं, लोकसभा को हैंडल करना, लोकसभा की कार्रवाई को रेगुलेट करना। तो जो पोस्ट है ना स्पीकर की, कि स्पीकर का जो पद है, उनका पावर क्या क्या होता है, सारी चीजें अपन ने ली है अमेरिका के, ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसे कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप। इस शब्द के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में कहा जाता है इसको एकल नागरिकता। एकल नागरिकता के बारे में सुना है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। सर आज जिम नहीं गया? हाँ नहीं गया, आज 2 दिन से जिम नहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं जा रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है, बट हाँ नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी ये थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं घर पे। चलिए, हाँ जी, एकल नागरिकता। पॉलिटिकल टेस्ट लूंगा बच्चा, मैं सरप्राइज लूंगा, वो भी जैसे तुम लोगों के सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ मैं। अभी मैंने कौन सी बैच में सरप्राइज टेस्ट लिया था? आई थिंक 1.2 या 2.0 में ना। पॉलिटी का भी सरप्राइज टेस्ट होगा तुम सबका, टेंशन चिंता मत करो। सही बात है। हाँ जी, देखो उनको सब, तुम सबको मेरे मेरे जिम की बहुत चिंता है बच्चों को, कि सर आप ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थैंक यू फॉर केयरिंग मी दैट मच, मतलब इतनी केयर तो यार मेरे पेरेंट्स भी नहीं करते। थैंक यू सो मच। हाँ, हिस्ट्री में लिया था ना। देखो एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल के बारे में बात करें। अभी प्रथमेश भारत के नागरिक हैं, है ना, याद रखिएगा, प्रथमेश भी भारत के नागरिक हैं। मेरे पास पासपोर्ट कहाँ का? इंडिया का है, ऑब्वियसली मेरे पास भारतीय पासपोर्ट है, मैं भारत का नागरिक हूं। आई हैव द पासपोर्ट ऑफ माय कंट्री, भारत का पासपोर्ट मेरे पास है, मैं भारत का नागरिक भी हूं। अब मुझे एक बात जानकारी दो, इज इट पॉसिबल कि साहब मैं अमेरिका में जाऊं और मैं अमेरिका का पासपोर्ट ले लूं और मैं अमेरिका का नागरिक बन जाऊं, कि साहब मेरे पास दो दो पासपोर्ट है, मैं भारत का भी नागरिक हूं और मैं अमेरिका भी नागरिक हूं, का भी नागरिक हूं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल फॉर मी टू हैव द सिटीजनशिप ऑफ टू कंट्रीज? इज इट पॉसिबल? ये मेरे पास ये अधिकार है मेरे पास, कि मेरे पास एक ही समय पे मेरे पास अमेरिका की भी नागरिकता है और सेम टाइम पर मेरे पास भारत की भी नागरिकता है। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है। नागरिकता क्या किसी आदमी को एक ही समय पर दो कंट्रीज की नागरिकता दी जा सकती है? यस और नो? तुम लोग सोच के बताओ एक बार, इज इट पॉसिबल? हमारे पास से पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं, पॉसिबल नहीं, याद रखिएगा। हमारे देश में अगर कोई आदमी भारत के नागरिक है ना, तो केवल भारत के नागरिक रह सकता है। अगर उसने किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता अपना ली, कि साहब मैं इस कंट्री का नागरिक बन गया, तो सीधी सी बात है उसके भारत की नागरिकता चली जाएगी। इस बेसिक से पॉइंट को याद रखिएगा। हमारे देश में सिंगल नागरिकता का प्रावधान है। इसका मतलब ये होता है अगर आप भारत के नागरिक है तो आप केवल भारत के नागरिक रह सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं भारत का नागरिक भी हूं और मैं अमेरिका का भी हूं, मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट भी है, मेरे पास भारत का भी नहीं। हमारे देश में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है, जिसे सिंगल सिटीजनशिप कहा जाता है। आई बात समझ में क्लियर है? हाँ जी, एकल नागरिकता हमारे देश में। हमारे यहाँ पर ये नहीं कि तुम्हारे पास यहाँ की भी नागरिकता है, तुम्हारे पास वहां की भी, ना ना ना। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। वी हैव द प्रोविजन ऑफ द सिंगल सिटीजनशिप। आई बात समझ में?
अरे भैया चालू हो गया। हाँ अभी चालू हो गया। हाँ जी क्लियर हो गया। तो ये बेसिक सी चीज याद रखिएगा। तो ये एकल नागरिकता है हमारे देश में, इस भी। अब अपने देश में ऐसा होता है कि, अच्छा अपने देश में ऐसा भी नहीं होता कि मेरे पास राजस्थान की नागरिकता अलग है और मेरे पास भारत की नागरिकता अलग है। हमारे देश में कोई स्टेट की नागरिकता नहीं मिलती कि मेरे पास भारत की नागरिकता अलग है साहब और मेरे पास राजस्थान की नागरिकता अलग है, या मेरे पास बिहार की नागरिकता अलग है और मेरे पास भारत की नागरिकता अलग है। नहीं, हमारे देश में जो नागरिकता है वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो जो बेसिक सा पॉइंट है ना बच्चा, कि जो एकल नागरिकता वाला, ये हम लोगों ने कहां से लिया? हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया। ब्रिटेन के अंदर भी होता है। विराट कोहली भारतीय बेटा, वो तुम्हारे रहने गए हैं, वहां के नागरिक थोड़ी बन गए हो। लंदन में जाके रह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, वहां रहो आप जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स टोटली फाइन, आप वहां पर रहो, है ना, आप रह सकते हो। वो एनआरआई है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है, इंडियन पर भारत में नहीं रहता। ओके, बेसिक सी बात याद रखिएगा, हमारे पास अधिकार है ये। क्लियर है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? शिवी सर कमेंट नहीं बेटा, कमेंट पढ़ रहा हूँ तुम्हारे, पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स एक साथ, तुम्हारे कमेंट्स बहुत सारे आते हैं ना, तो वही चीजें हैं। भाई से फ्लेक्स करो, तो फ्लेक्स करना नहीं सीखा भाई कभी। फ्रॉम वेयर, जहां से मैं आता हूँ वहां पर हम लोग को फ्लेक्स फ्लेक्स करना नहीं सीखा। फ्लेक्स करना कमजोर आदमी की निशानी होती है। दिखावा करना, इट्स नॉट गुड थिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग। दिखावा करना कि मैं ये कर लूँ, फ्लेक्स कर लूँ, दिस इज नॉट मी, ये मेरे से होगा नहीं। तुम लोग सब मुझे जानते हो, आई थिंक इतना तो जान गए होंगे मुझे। प्रथमेश सर दिखावा कर सकते हैं क्या? क्या लगता है तुमको? बैरागी हूं मैं, बैरागी। हाँ, महादेव के भक्त बैरागी। दिखावा विखावा नहीं होता अपने से, जो है वो है। जैसे हैं वैसे आप एक्सेप्ट कर लो तो ठीक, नहीं तो हर हर महादेव। ये ये माइंडसेट बचपन से ही वही है कि जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लो। दिखावा करना, ये करना, वो करना, दिस इज नॉट मी, मेरे से होगा भी नहीं और ये अच्छा भी नहीं लगता है। दिखावा करना उन लोगों को पड़ता है जिनके अंदर क्षमता नहीं होती है। अगर क्षमता है तो दिखावे की जरूरत क्या है आपको? दैट व्हाट आई बिलीव। महादेव के भक्त है अपन, बैरागी लोग हैं यार। क्या दिखावा करना, अच्छे कपड़े, अच्छा फोन, मोबाइल, कार। वो महादेव बैठा है, उन्होंने जो दिया वो ठीक है। बैठ के नीचे जमीन पर बैठ के रोटी खाते हैं, सीधी सी बात बोलूँ तो जमीन पर बैठ के रोटी खाते हैं। ये जो जींस मेरी तुम देखोगे, तुमको हर पिक्चर में मेरी एक ही जींस मिलेगी। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना, जो जींस शायद 3 साल पहले की वो शायद मैं आज भी पहन लेता हूँ। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। मेरा फोन जो 2-3 साल पहले का था वो भी अभी भी चल रहा। क्या करना है इस चीज से? ये करूं क्या? मैं बिलीव करता हूँ डेवलप करना है तो मैं इसको करूंगा ना। अच्छी आदतें अपने अंदर लेके आऊंगा, कि नई सोच लेके आऊंगा, इसको डेवलप करना है। फ्लैक्स करना है, ये सब करना, दिस इज नॉट यू, ये तुम्हारे लिए भी नहीं होता। ओके, आप अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू करो। पूरी दुनिया ये कर रही है। चिल्ला चिल्ला के लोग अटेंशन के लिए भीख मांग रहे हैं दुनिया के अंदर। उनको अटेंशन मिल जाए कैसे भी करके, अपनी नई गाड़ी दिखा के, नए बाइसेप, ये नहीं करना। जो हो आप वैसे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। थोड़ा बहुत चलता है कभी कभी, बट ऐसा ये क्लास में कर दूं, वो कर दूं, मैं क्लास में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, तुमको मोटिवेट करने के लिए अगर मुझे लगता है तो आई विल डू दैट थिंग, आई विल डू फॉर टू मोटिवेट यू, दैट्स इट। वो मेरा मोटिवेट रहता है कि बच्चा मोटिवेट हो जाएगा। तो कभी कभी मैं सालों में एक बार कुछ कर देता हूँ, बाकी ऐसा क्लास व्लास में तो मेरे से नहीं होगा यार। चलिए ठीक है, अब एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे, बेसिक से सवाल है। आ, मुझे एक सवाल के जवाब दीजिएगा, सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात सुनिएगा। अक्षय कुमार जी जो है ना, पहले वो भारत के नागरिक थे। अक्षय कुमार जी को तो सब जानते होंगे। अक्षय कुमार जी पहले इंडिया के नागरिक थे। मेरी बात सुनना, पहले भारत के नागरिक थे। उसके बाद अक्षय कुमार जी ने क्या करा, कनाडा की नागरिकता ले ली। तो क्या उनको भारत की नागरिकता सबमिट करनी पड़ी होगी, या बिना भारत की नागरिकता सबमिट करे उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली होगी? मुझे बताओ जरा। अक्षय कुमार जी ने बिना भारत की नागरिकता के लिए, क्या अक्षय कुमार जी ने बिना ये चीजें करे दुनिया उसकी नागरिकता ले ली होगी कनाडा की, या नहीं साहब पहले सबमिट करी नागरिकता फिर ली? सोचिए जरा इस बारे में। सबमिट करनी होगी ना, तो बस ये इसी बारे में तुमको समझाई से ले रहा हूं, इसी को बोलते हैं एकल नागरिकता। अक्षय कुमार साहब को
अगर कनाडा की नागरिकता लेनी थी उस टाइम पर, उनको सबसे पहले भारत की नागरिकता को सबमिट करना पड़ा है। सबमिट करने के बाद उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली। ये चीज याद रखिएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबमिट करने के बाद वो नागरिकता ले रहे हैं वहां की। आई बात समझ में? क्लियर हो गया है ना? सबमिट करना पड़ेगा। आप बिना सबमिट करे आप ये चीज नहीं कर सकते कि आप भारत के भी नागरिक बन गए और आप कनाडा के भी बन गए। ये आप नहीं कर सकते। आप एक टाइम पर केवल एक ही कंट्री के नागरिक रह सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बहुत बेसिक सी बात है बच्चे, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया है ना? चलिए, तो बहुत बेसिक सी बातें थी, इसको याद रखिएगा दिमाग में थोड़ा सा। अब ये कंट्री है, इस कंट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन। दैट इज दी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैसी कंट्री है? ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन कैसे अपने, मुझे बताओ। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन वी आर हैविंग विद ऑस्ट्रेलिया। दूसरी कंट्री है जिसके बारे में बात करेंगे, जहां से हमने कुछ चीजें बोरो करी। कैसे रिलेशन है बेटा ऑस्ट्रेलिया से अपने? व्हाट डू यू थिंक, कैसे रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से अपने? ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी भारत के अंदर आए थे। कैसे रिलेशन, कैसे इंडिया के भारत के अपने ऑस्ट्रेलिया से रिलेशन कैसे? व्हाट डू यू थिंक, भारत के रिलेशन ऑस्ट्रेलिया से कैसे? हाँ जी बताइए। हाँ बेटा, हिंदी के नोट्स ना डायरेक्टली वेब पेज पे अपलोड हो जाएंगे, ऐप पे अपलोड हो जाएंगे, चिंता मत करना। क्योंकि ये देखो क्या है ना, इस बैच में थोड़ा सा 2 पॉइंट वाले भी हैं, 1 पॉइंट वाले भी हैं। दैट इज ओनली रीजन। रिलेशन कैसे हैं भारत के ऑस्ट्रेलिया से? देखो, रिलेशन हमारे ठीक है ऑस्ट्रेलिया से, खराब नहीं है, बट वहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है। प्रॉब्लम वहां पर खालिस्तान की ज्यादा है। खालिस्तान समझते हैं ना? प्रॉब्लम ज्यादा है वहां पर, वहाँ रेसिज्म ज्यादा है। कनाडा के अंदर खालिस्तान वाला इशू ज्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ज्यादा इशूज हैं। वहां पर क्या हेट क्राइम ज्यादा होते हैं इंडियंस के अगेंस्ट। हेट क्राइम का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप, हमारे रिलेटिव के अंदर एक लड़का था, महादेव उसकी आत्मा को शांति दे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ शायद समझ जाओगे। ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो गया था, और अभी शायद न्यूज आपने सुनी होगी, 2-3 साल पहले की बात थी। वो ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया और बेचारा पढ़ता था वहां, एमबीए करने के लिए गया था वहां पे। उसके बाद क्या हुआ, ठंड के दिन से, ठंड के समय के अंदर, अब क्या होता है, नॉर्मली ये लोग जो है ना खाना वाना वहीं बना लेते हैं। मतलब खाना बनाने का मतलब ये होता है कि वहीं खाना बना लिया, अपने रूम पे खाना बना लिया। पर सडनली क्या हुआ, ही वेंट, कुछ था, फेस्टिवल था या मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, ये लोग बाहर खाना खाने के लिए गए। अब बाहर खाना खाने के लिए गए तो उस लड़के के साथ उसका दोस्त भी था, एक लड़की भी थी, और ये सारी चीजें थी। अब क्या होता है कि कुछ ऑस्ट्रेलियंस जो अपनी कंट्री के नहीं, सब वहीं की कंट्री के, वो उस पर कमेंट करना शुरू करते हैं लड़की के ऊपर। लड़की पे कमेंट क्यों कर रहे? बिकॉज ऑफ हर अटायर। वो नॉर्मल सीधी सादी लड़की थी, पंजाब की थी, और उसने नॉर्मली सलवार सूट पाया हुआ था, मतलब पहना हुआ था। अब क्या होता है कि उसको सहन नहीं हुआ सा, राजस्थानी खून सहन नहीं हुआ, भिड़ गया वो, तो कैसे कैसे कर रहे हो। तो उस टाइम पर तो चीजें ठीक थी, उस टाइम पर उस विवाद को सुलझा लिया गया। बाद में उसको चाकू वाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो वहां ये चीजें बहुत नॉर्मल होती। हेट क्राइम ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हमसे वो लोग हेट करते हैं, इनको लगता है कि हम इनकी नौकरियां खा जाएंगे। तो चीजें वहां थोड़ी सी खराब है। मैं क्लियरली आपसे बोलूं, वहां कंडीशन, रहने लायक कंट्री इंडियंस के लिए अब रही नहीं। एक टाइम पर था जब चीजें बहुत अच्छी थी। अभी चीजें थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के अंदर खराब हो गई है, ज्यादा खराब हो गई, ज्यादा ही खराब हो चुकी है। अब अपने लिए चीजें बहुत थोड़ी ठीक नहीं है यार। पर ठीक है, अभी कंडीशंस के हिसाब से तो अपन बात नहीं करेंगे, अपन पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात करें। तो ऑस्ट्रेलिया से अपन ने क्या बोरो करा? अपन ने बोरो करा कॉन्करेंट लिस्ट। याद आ गया, 7वें शेड्यूल के अंदर जो तीसरी लिस्ट नहीं थी अपनी, कॉन्करेंट, वो अपन ने यहां से बोरो कर ली भैया। तो कॉन्करेंट अपने ऑस्ट्रेलिया से बोरो करी। उसके बाद आप देखना, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री इन बिटवीन द नेशंस। इसका मतलब क्या, बिटवीन द स्टेट्स का मतलब क्या होता है कि पंजाब का कोई आदमी, पंजाब का कोई भी आदमी जो है, क्या वो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पंजाब का आदमी क्या बिहार में जाकर व्यापार कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रीडम है अपने आप को। बिहार का आदमी क्या राजस्थान में जाके व्यापार कर सकता है? कर सकता है। क्या राजस्थान का आदमी अपना सामान अमेरिका में जाकर बेच सकता है? अमेरिका अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जो फ्रीडम है ना ट्रेड एंड कॉमर्स की, कि भारत में जितने भी लोग हैं, अगर वो बिजनेस करना चाहे तो अपना बिजनेस पूरे भारत के अंदर कर सकते हैं, भारत से बाहर भी कर सकते हैं। ये चीजें अपन ने यहां से लिए, तो ये चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बच्चा? तो जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है ना, ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, थोड़ा सा लाइट ज्यादा हो रही है, बट नोट्स में मिल जाएगा। ये हम लोगों ने लिया ऑस्ट्रेलिया से, कि सब दुनिया के अंदर आप कहीं भी जाकर व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्लियर है। सर, सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की है तो टैक्स का भी का समझा नहीं बच्चा, मैं क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताओ ना। बिकॉज ऑफ द फ्रीडम, बिल्कुल सही बात है। क्लियर हो गया? हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया बेटा, है ना? बेसिक सी बात है, इसको याद रखिएगा कि अपन कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं। हाँ बेटा देखो, दूसरी कंट्री की नागरिकता तुम्हारे पास है तो उसी कंट्री को टैक्स देना पड़ेगा तुमको, है कि नहीं? सही बात है।
नागरिकता चैप्टर है तुम्हारा, पूरा नागरिकता का चैप्टर है तुम्हारा। मैं बताऊंगा तुमको कैसे तुमको दूसरी कंट्री की नागरिकता मिल सकती है। तुमको थोड़ा सा मैं सीमा हैदर के बारे में बात करूंगा। सीमा हैदर याद है ना? हाँ, शी केम फ्रॉम द पाकिस्तान। उसको भारत की नागरिकता मिली कि नहीं मिली, अपन बात करेंगे। पूरी नागरिकता का लेक्चर है पूरा का पूरा। तुम्हारी वाइफ अगर विदेशी हुई तो कि उसको भारत की नागरिकता कितने साल में मिलेगी बताओ? चलो एक सवाल पूछता हूं मैं। कौन है ये? मैं लड़का, बुरा मत मानना, ठीक है? आदित्य को लिया। आदित्य, आदित्य जो है, आदित्य रहता है भारत के अंदर। एक लड़की घूमने आती जर्मनी से। आदित्य जो है, आदित्य को लगता है कि मुझे इस लड़की से विवाह करना चाहिए। आदित्य को उससे मोहब्बत हो जाती। मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, खुश मत हो ज्यादा। आदित्य ने उस लड़की से शादी कर ली। जर्मनी लड़की थी, जर्मनी में दोनों ने बात करी। आदित्य ने हिंदी में बोला, अपना लड़का थोड़ा सा, अंग्रेजी की लड़की कमजोर थी, लड़की की हिंदी कमजोर थी। दोनों ने फिर भी क्या होता है, कहते हैं कि लव इज नो लैंग्वेज, तो दोनों ने बातें करी। और भाई साहब, हमारा लड़के ने बोला शादी हो गया तो बढ़िया। लड़की ने बोला हमारे ऐसी शादी होती। ने बोला नहीं, हमारे यहाँ नहीं, 7 फेरे होंगे मैडम, जो भी हो आपके यहाँ की, हमको कोई मतलब नहीं। अब आदित्य की बात मान ली मैडम ने, शादी वादी कर ली। अब मैडम जो है रहती भारत में, मैडम को चाहिए भारत की नागरिकता। मैडम का नाम है जैनी। जैनी को भारत की नागरिकता चाहिए। अब आदित्य के साथ जैनी को कितने टाइम रहना पड़ेगा कि भारत की नागरिकता मिल जाए? बताइए कितने टाइम रहना पड़ेगा? इट टेक सम टाइम। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि किसी को भी अगर भारत की नागरिकता चाहिए और ऐसे आदमी को जिसने शादी वादी कर ली, तो कितने टाइम भारत में रहना पड़ेगा? बताऊंगा मैं तो बता दूंगा तुमको, है ना? समझ गए ना? तो वो चीजें याद रखिएगा, दैट दिस आर द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? 5 साल नहीं रे, 5 साल में कहाँ नागरिकता मिल जाएगी तुमको? इतना कम समय में नहीं मिलती नागरिकता। भारत है ये, पाकिस्तान थोड़ी ना है कि एक दिन गए अगले दिन नागरिकता हाथ में आ गई पैसे देके। इंडिया है ये ना। चलिए, क्लियर हो गया? बुरा मत मानना मेरी बात का, ठीक है? लाइफ टाइम नहीं, 7 साल रहना पड़ेगा। 7 साल का क्राइटेरिया होता है, 7 ईयर्स। द क्राइटेरिया इज ऑफ 7 ईयर्स, नॉट द 5 ईयर्स। 7 साल रहना पड़ता है बच्चों, 7 साल। 7 साल के बाद मिलेगी उनको नागरिकता। ऐसे थोड़ी मिल जाएगी 2 साल रह ली साथ में, नहीं नहीं नहीं, कम से कम मिनिमम 7 साल रहना पड़ेगा। चलो उसके बाद बात करते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखो कई बार क्या होता है, अरे भाई ये बार बार बंद क्यों हो जाता है? हम्म। उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों को बुलाते हैं। मतलब लोकसभा के भी सारे मेंबर्स आएंगे साहब, राज्यसभा के भी सारे मेंबर्स आएंगे और दोनों एक साथ बैठते हैं। इसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग मतलब आपस में बैठते हैं और फिर किसी डिसीजन पे लोग फैसला लेते हैं। तो जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है ना, कि लोकसभा के सारे मेंबर्स आएंगे, सब राज्यसभा के सारे मेंबर्स आएंगे, ये चीज भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। ये बात समझ में क्लियर हो गया? तो ये कुछ बेसिक बातें आपने ली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ गया? क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? ये चीजें हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? याद है? क्लियर है? समझ में आ गया? नहीं, शादी के बाद 2 नागरिकता नहीं, भारत की नागरिकता मिल गई ना जैनी को, तो जैनी की जर्मनी की नागरिकता चली जाएगी, फिर जैनी भारतीय हो जाएगी। दैट्स इट। हाँ जी, सीधी सी बात है, फिर वो भारतीय हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि हाँ मिल जाएगी, भाई ऐसा नहीं होता है। एनडी में अदर कंट्रीज के लोग होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। आईएमए के अंदर मिलेंगे तुमको ज्यादा, मिलिट्री अकेडमी के अंदर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, नेवल अकेडमी के अंदर भी मिलते हैं। तो ये सारी चीजें अपन लोगों ने बोरो करी ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के बाद जो नेक्स्ट कंट्री आती दैट इज ए कनाडा। कनाडा से कैसे रिलेशन है अपने? कनाडा के साथ बताओ, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग विद द कनाडा। कनाडा के साथ कैसे रिलेशन है अपने? आप सुना होगा, थोड़ी न्यूज सुनी होगी कनाडा के बारे में। कनाडा से कैसे रिलेशनशिप है अपने? बताओ, कनाडा से रिलेशनशिप कैसे है हमारे? व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप वी आर हैविंग विद कनाडा? कैसे रिलेशन है कनाडा से हमारे? देखो अगर शुरुआत में बात करें तो शुरुआत में रिलेशन हमारे ठीक नहीं थे। खालिस्तान का जो इशू था ना, वो यहीं से शुरू हुआ है कहीं ना कहीं। और शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो करके एक पर्सन थे कनाडा में, उसने इनको बड़ा, कह सकते हैं कि संरक्षण ज्यादा दिया खालिस्तानियों को, बहुत ही ज्यादा संरक्षण दिया गया। तो शुरुआत में अपने रिलेशन खालिस्तान के कारण कनाडा से अच्छे नहीं थे। उसके बाद कनाडा में सरकार बदली और अब रिलेशन जाके अपने अच्छे हुए कनाडा से। तो देखो शुरुआत में रिलेशन बहुत अच्छे नहीं कनाडा के साथ, अब रिलेशन कनाडा के साथ हमारे अच्छे हो चुके हैं, बिकॉज वहां की सरकार हमारी प्रॉब्लम को समझती है। हम जब कहते हैं कि दीज आर दी टेररिस्ट, ये आतंकवादी है, तो सरकार वहां की मानती क्या सभी आतंकवादी।
पहले ये था कि भारत के अगेंस्ट उस धरती को यूज करने दिया जाता था, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, प्लॉटिंग की जा रही है इंडिया के अगेंस्ट। अब चीजें अलग हो चुकी है, अब क्या सरकार वहां चेंज हो गई है, तो अब चीजें अपने फेवर के अंदर है। अब प्रॉब्लम नहीं है, अभी चीजें इतनी खराब नहीं है। अब कनाडा से हमने क्या क्या बोरो करा, देखो कनाडा से जो पहली चीज हमने बोरो करी वो है आपकी द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है मैं बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? इसका मतलब क्या होता है? क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्वासी फेडरल है क्या? और 50% पावर होता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये प्योर फेडरलिज्म होता है, ये प्योर फेडरलिज्म होता है साहब। ये 50-50% पावर दोनों के पास होगा। 50% पावर देश का होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और 50% पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये नॉर्मली अपने देश में नहीं होता है। अच्छा लैग हो रहा है, 1 मिनट देना बेटा, 1 मिनट दीजिए। अभी क्लियर है बेटा? नाउट्स क्लियर? अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? बार बार ये पाव आ जाता है, लैग आ जाता है ना। अभी क्लियर हो गया? नाउट्स क्लियर? अभी क्लियर है? अभी क्लियर हो गया? हाँ जी, अभी डन है। चलो वापस बता देता हूं। अभी क्लियर हो गया है तो वापस बता दिया जाए तो ठीक है। देखो क्या मतलब है इसका, सुनना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सुनिएगा। मान लो पावर इस देश में 100% है। सपोज देर इज 100% पावर इन आवर कंट्री। अगर हम मान लें कि इस देश में 100% पावर है, पावर 100% इस देश में, तो ये देखा जाता है कि 100% में से 50% पावर होगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, और सेम 50% पावर, उतना ही पावर होगा केंद्र सरकार के पास। तो देखो ये कंट्रीज होती फेडरल कंट्रीज, जैसे अमेरिका है। अपने देश में ऐसा चलता है क्या? अपने देश में ऐसा नहीं होता है कि जितना पावर केंद्र सरकार के पास है उतना पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। ऐसा पॉसिबल है क्या कि जितना पावर अपने देश में केंद्र सरकार के पास है, मोदी जी के पास है, उतना पावर बिहार सरकार के पास भी है, उतना पावर एमपी गवर्नमेंट के पास भी, उतना पावर राजस्थान सरकार के पास भी? ना, अपने यहां पर ये नहीं चलता है। अपने यहां पर चलता है क्वासी फेडरलिज्म। क्वासी फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है ना, सेम वही बात। अगर पावर 100% है तो 100% पावर में से 70% पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बचा हुआ 30% पावर होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास। अपने देश में ये चीज चलती है। इसे कहा जाता है क्वासी फेडरलिज्म। मतलब सेंटर इज मोर स्ट्रांग देन द स्टेट। राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार पावरफुल है अपने देश के अंदर। है यही अपने देश के अंदर होता है। ये चीज कनाडा से ली हम लोगों ने कि पावर है, ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं होता। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है, ये लोग भी कानून बनाते हैं, लॉस को फॉलो करते हैं। पर हमारे देश में ज्यादा पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम लोगों ने कनाडा से लिया है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट। याद रखिएगा, मतलब पावर है, अगर 100% पावर के बारे में बात करें तो 70% पावर आपको होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और केवल 30% पावर होता है राज्य सरकार के पास। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चीज नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में क्लियर होगी? ये एग्जाम के अंदर आता है ना? क्लियर है? तो ये छोटी सी बात याद रखना। अच्छा, अच्छी बात है कि बुरी बात है आप लोग बताइएगा, बट दैट इज अ थिंग विच वी हैव टेकन फ्रॉम द दैट कंट्री। हाँ जी क्लियर। अरे यार क्या लाइट बार बार बंद हो रही है फिर चालू हो गई। ओके, क्लास में भूत भूत तो नहीं आ गया भाई? ओके, हम्म, सही बात है। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हम्म, अच्छी बात है ना? हाँ जी, देश में अच्छी बात है। आत्मा आ गया। आत्मा, आत्मा से कुछ नहीं डरना। यहां तक क्लियर है? हाँ सही बात है, आने दो कोई ना। सही है। बहुत।
इतना कोई भूत प्रेत कुछ नहीं, इनसे कोई डर वर नहीं लगता, क्या डर लगेगा, महादेव के भक्त हैं। बजरंग बली की पूजा करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, किस चीज से डर लगेगा तुमको, है ना। डर जो है वो यहाँ होता है, अंदर होता है आपके डर। और देखो, डर सबको लगता है लाइफ में। जो भी कहता है ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगता है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि डर नहीं लगता, डर तो नॉर्मली हर व्यक्ति को लगता ही है थोड़ा बहुत। बट डर पे काबू का ना थोड़ा जरूरी है, अपने डर पे काबू पाओ। बिकॉज क्या होता है, डर के अंदर हम सबसे ज्यादा मिस्टेक्स, गलतियां करते हैं। जब इंसान डरता है तो वी आर इन द प्रेशर एट दैट टाइम, बहुत प्रेशर के अंदर हम होते हैं, और हमारे इमोशंस हमारे काबू में नहीं, और हम गलतियां करना शुरू कर देते हैं। गलतियों से चीजें और बिगड़ती हैं। डर के माहौल में अपने आप पे काबू करना सीखो। बिकॉज जब तुम एसएसबी के लिए जाओगे, इंटरव्यू देने जाओगे, आईओ के सामने तुमको जब बैठना पड़ेगा, अपने डर पे काबू पाना पड़ेगा तुमको। ओके, और अपने डर पे काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपनी सांसों पे नियंत्रण करना। अपनी सांसों पे नियंत्रण करो, गहराई गहराई से सांस लो, सांस छोड़ो, थोड़ा सा पानी पी लो, एक साथ नहीं पीना, जिप जिप करके पानी पियो। तुम काम डाउन, कूल डाउन हो जाते हो। उसके बाद तुम्हारे जो जवाब होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, जो एक्शंस तुम्हारे होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट निकलते हैं। उसके बाद कोई भी एक्शन तुम्हारा तुम्हारा इंपल्सिव बिहेवियर शो नहीं करता है कि मैंने डर के मारे काम कर दे। यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट थिंग। ये चीजें आप करते हो, है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। फोर्सेस में कई बार क्या होता है, यू हैव टू बियर द पेन। फॉर एक छोटे से एग्जांपल के बारे में बात की जाए, आप एनिमी के साथ लाइन के अंदर खड़े हो, ठीक है, आप सामने से फायरिंग हो रही है आपके ऊपर, आप भी फायर, आप फायर खुला हुआ है, गोली आके आपको आपके शोल्डर पे लगती है। अब वहां आप सडनली इंपल्सिव नहीं हो सकते, अगर मेरे शोल्डर पे गोली लग गई, चिल्लाना शुरू कर दिया, गिर गए नहीं। गोली लगी, दर्द को सहते हुए आपको शांति से अपने आप के हाथ को नीचे करके थोड़ा सा अपने आप को काम रखना पड़ता है। नॉर्मल आदमी इस कंडीशन में पागल हो जाएगा, अगर मेरे हाथ में गोली लग गई मैं क्या करूं, दौड़ना भागना शुरू कर देगा। फौजी ये सब नहीं करेगा, वो शांति से बैठता है कि हाँ साहब ऐसा है ये चीजें। तो समझो इस चीज के बारे में, अपने इंपल्सेस को काबू में रखना जरूरी है। चलिए आगे बात करें तो देखो, पहली चीज जो अपन ने कनाडा से लिए वो क्या लिए, वो हमने ली क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट यहां से लिया वो ये है आपका, दैट अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द सेंट्रल। कि हमारे देश में जो गवर्नर होते हैं, आप सब अपने अपने राज्यों के गवर्नर के नाम जानते हैं। आपको याद है हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। बिहार के राज्यपाल कौन है, अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, यूपी के राज्यपाल कौन है। तो जितने भी राज्यपाल होते हैं, हर राज्य के अंदर जो राज्यपाल है, राज्यों के राज्यपालों को अपॉइंट करने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। ये चीज भी अपन ने कनाडा से ली है कि बिहार का राज्यपाल कौन बनेगा, ये बिहार सरकार डिसाइड नहीं करती, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जी हाँ, मैं क्लियरली बता दूं आपसे, राजस्थान का राज्यपाल कौन बनेगा, राजस्थान का राज्यपाल कौन बनेगा, राजस्थान सरकार डिसाइड नहीं करती, ये केंद्र सरकार डिसाइड करती है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, किस राज्य का राज्यपाल कौन बनने वाला, इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ये चीज याद रखिएगा, ये पॉइंट भी अपने यहां से लिया। आई बात समझ में कि यूपी का राज्यपाल कौन बनेगा, यूपी के गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही बेटा, ये केंद्र सरकार डिसाइड कर रही। तो ये चीज याद रखिएगा कि किसी राज्य का राज्यपाल कौन बनेगा, ये डिसाइड किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और ये पॉइंट अपन ने कहां से लिया, पॉइंट हमने लिया है कनाडा से। दो देखो बहुत सारी बातें यहां पर ली। उसके बाद ये अभी तुम्हारे काम का नहीं, एडवाइजरी ये अपन को अभी नहीं पढ़ना है, तो अभी तुम्हारे काम करने इसको छोड़ दो। हाँ जी, उसके बाद आपको याद रखिएगा, हमने एक बात करी थी रेसिडुअल पावर के बारे में, इसको याद है पॉइंट, रेसिडुअल पावर केंद्र सरकार के पास होता है। 7वें शेड्यूल में मैंने रेसिडुअल पावर के बारे में बात करी थी, किसको याद है कि हाँ सर मुझे पॉइंट याद है। कितने बच्चों के पॉइंट याद है मुझे बताओ, कितने बच्चों के पॉइंट याद है, रेसिडुअल पावर वाला पॉइंट कितने बच्चों को याद है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ यू रिमेंबर अबाउट दैट पॉइंट। याद आ गया। देखो मैंने कहा था आपसे कि 7वें शेड्यूल में बहुत सारी लिस्ट देकर रखी, 3 लिस्ट देकर रखी है। उसमें तीनों में अलग अलग सब्जेक्ट देकर रखे हैं। सेंट्रल लिस्ट में अलग सब्जेक्ट देकर रखा है, स्टेट में अलग सब्जेक्ट देकर रखा है, याद है ना। 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट देकर रखी है। एक लिस्ट में जो सब्जेक्ट देकर रखे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। एक में जो सब्जेक्ट देकर रखे उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट को। एक में जिसके ऊपर दोनों बना सकते हैं। अब कोई सब्जेक्ट नया आ जाए, अब अगर कोई नया सब्जेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि साहब कोविड-19 नया सब्जेक्ट आ गया, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो किसी भी शेड्यूल के अंदर नहीं आता है, ऐसा सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है,
उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को होता है। ये पावर होता है रेशनल पावर कि साहब ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो कि किसी लिस्ट के अंदर नहीं है, उस पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल इस देश की केंद्र सरकार को होगा। यही पावर हमारे देश में रेसिडुअल पावर के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। आई बात समझ में क्लियर हो गया कि ऐसा कोई सब्जेक्ट जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसी भी सरकार के पास नहीं है, उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार के पास होगा, अगर वो सब्जेक्ट किसी भी लिस्ट के अंदर नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये अपन ने कनाडा की सरकार, तो ये चीज याद रखना बच्चा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बेसिक सी बातें याद रखना, बेसिक बातें ही एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको याद रखना, एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यह है आपकी एक ऐसी कंट्री जिसका फ्लैग भारत के फ्लैग जैसा दिखता है। कौन सी कंट्री साहब है? किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं? ओ भाई, भारत के राज्यपाल, राज्यपाल लैग आ रहा है, 1 मिनट दे, 1 मिनट दे दो मुझे। हाँ जी बेटा, थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लैग वाली समस्या आपके सामने आ गई है। हाँ जी, थोड़ा सा लैग आ गया, थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं बेटा, तो क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं, ऐसा मुझे कहा गया है कि क्लास मुझे कल कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कल करते हैं, कल कंटिन्यू क्लास। अब क्या करें, लैग वाली प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, शायद लाइटिंग का इशू कुछ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, रुक रुक के लैग आ रहा है ना। हाँ, वो कुछ इशू है बेटा, टेक्निकल इश्यूज है, कोई बात नहीं, मेरी साइड से इशू नहीं हो, टेक्निकल इशू, उसको अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना काफी है, लगभग 1 घंटा तो हो गया अपने को, मुझे पढ़ाना था ज्यादा, पर क्या कर सकते हैं, बोला गया भैया कि थोड़ा सा कर लो। चलो कोई बात नहीं बच्चा, अपन आयरलैंड से शुरू करेंगे, तो चिंता